नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एम लक्ष्मीकांत के साथ भाग संख्या 4 के साथ। भाग संख्या 4 में है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे पहले 3 भाग यानी कि 29 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। एम लक्ष्मीकांत का ये चौथा भाग है, 30वां अध्याय, और राज्यपाल से हम शुरू करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल से अध्याय संख्या 30 शुरू करने वाले हैं। तो राज्यपाल यानी गवर्नर। भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। यानी जिस तरह भारत के केंद्र में केंद्र सरकार होती है, वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ मंत्रिपरिषद होती है उनकी, ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं। तो केंद्र सरकार जिस तरह से, उसी तरह से राज्य में सरकार की परिकल्पना की गई है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं संसदीय व्यवस्था। संविधान के 6ठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद छठा जो भाग है वो अनुच्छेद 152 से 237 तक विभाजित है। 152 जो है वो साधारण है, 153 से 167 तक जो है वो कार्यपालिका के बारे में बताता है। तो 153 से 167 जैसा कि यहाँ बताया गया है, संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री। राज्यपाल तो होते ही हैं, जैसे केंद्र की कार्यपालिका में कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ की मंत्रिपरिषद, और वहाँ के जो केंद्र में होते हैं ना, CAG कैग। तो वहाँ की कार्यपालिका में शामिल कौन होते हैं? वहाँ हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है कार्यपालिका है, ठीक है, 52 से 78 तक। तो 52 से 78 तक में कार्यपालिका आती है, और यहाँ 153 से 167 तक जो है कार्यपालिका के बारे में बताया गया, जहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे में जानेंगे। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है, जैसा कि केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं। केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्य में उपराज्यपाल जैसी कोई परिभाषा या कोई मतलब किसी तरह की परिकल्पना नहीं की गई है कार्यपालिका में। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति केंद्र में केंद्र का जो है कार्यकारी मुखिया या संवैधानिक मुखिया होता है, ठीक है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल किस तरह से काम करता है? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो राज्यपाल दोहरा काम निभाता है। वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया तो होता ही है, साथ ही केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, होना तो ये चाहिए सामान्यतः। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और ये कब हुआ? ये 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना 1956, उस 7वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। देखिए, अगर संविधान संशोधनों की बात करें तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, दूसरा 52 में, तीसरा 54 में, चौथा 55 में। पहला दूसरा 51-52 में, तीसरा चौथा 54-55 में, ठीक है। तीसरा 54 में, चौथा पांचवा जो है 55 में हुए, और छठा 7वां दोनों 56 में हुए। ध्यान दीजिएगा, पहला 1951 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1954 में, चौथा 5वां 1955 में, छठा 7वां 1956 में। अब देखिए, जो संविधान संशोधन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 7वां। तो 7वें में क्या प्रावधान किए गए? देखिएगा, 7वें संविधान संशोधन 1956 में पहला प्रावधान किया गया कि राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति होगी, यानी भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के स्थान पर जो है 14 राज्य होंगे। 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, फजल अली आयोग, उस फजल अली आयोग की सिफारिशों पर यह संविधान संशोधन किया गया होगा। इसलिए 4 राज्यों के भाग खत्म कर दिए, भाग क, ख, ग और घ की श्रेणी के राज्य नहीं होकर के अब 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इस तरह की बात कही गई।
केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय होंगे, इसका विस्तार किया गया। और यहाँ एक प्रावधान ये भी किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना हुई। और इसके अलावा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। और इसी 7वें के तहत ये काम किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम समझेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। मतलब न तो प्रत्यक्ष चुनाव है न अप्रत्यक्ष चुनाव है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार 1979 में उन्होंने व्यवस्था दी और उसके अनुसार राज्यपाल जो है, राज्य में राज्यपाल का कार्यालय जो है केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ठीक है, संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ऐसे नहीं है कि जब सभा संविधान लिख रही थी उस समय ये बात उठी नहीं थी कि भाई राज्यपाल का भी क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, ऐसा नहीं था। मनोनीत करने वाली बात थी नहीं, लेकिन ये मुद्दा उठा, फिर भी इसे मनोनीत वाली प्रक्रिया को ही अपनाया गया। इसके क्या कारण है? देखिए, सवाल बड़ा वाजिब है। पहला, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। मतलब राज्य का सीधा निर्वाचन अगर करवाएं तो राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था जो है उसके स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक तो मुख्यमंत्री चुना जाता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद चुनी जाती है, तो वहाँ जो मंत्रिपरिषद और जो मुख्यमंत्री चुना जाता है उनका जब निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इधर जब राज्यपाल का चुनाव ये प्रत्यक्ष रूप से करवाएंगे तो इन दोनों के बीच टकराट संभवतः मतलब ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से देखेगी और ये संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, उसे कमजोर करेगी, उसे दुर्बल बनाएगी। एक ये तर्क था। दूसरा ये कि सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु ये था कि राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है, और दूसरा ये कहा गया कि इससे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा कि राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है, उसे केवल संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। और चौथा कि राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। पांचवा, एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा, ये तर्क दिया गया। छठा ये कि राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। सातवां, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की व्यवस्था, मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा इसके तहत जो है वो केंद्र का प्रतिनिधि है राज्यपाल, तो इससे राज्यों पर केंद्र का जो है प्रभाव बना रहेगा। तो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको रखा गया। आठवां बिंदु, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। और नौवां ये कि मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का सदस्य बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। बात तो सही भी है। मुख्यमंत्री अगर मान लो है तो वो ये कोशिश करेगा कि उसका कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म के तहत वो अपने किसी प्रतिनिधि को राज्यपाल के लिए चुनेगा और फिर दोनों मिलकर के सत्ता को अपने कब्जे में ले लेंगे, और ये स्थिति बिल्कुल सही भी है। तो अंतिम जो तर्क है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिकी मॉडल जहाँ राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है को छोड़ दिया गया, और कनाडा जहाँ राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया। यानी कि राज्यपाल की सीधी नियुक्ति हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो हमने कनाडा से ग्रहण की है। कनाडा और अमेरिकी मॉडल में जहाँ निर्वाचन होता है वो छोड़ दिया।
संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं, 2 उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वे क्या है? पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक होगा वो ही राज्यपाल बन सकता है। विदेशी या कोई भारत का नागरिक नहीं है वो भारत का राज्यपाल नहीं बन सकता। दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसकी आयु कितनी पूरी हो गई हो? 35 वर्ष। तो इससे पहले राज्यपाल नहीं बना जा सकता। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी जुड़ गई हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह राज्य से संबंधित न हो जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में अगर मान लो राज्यपाल नियुक्ति करनी तो राजस्थान से बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ऐसी यहाँ बात सामने आई है। और ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, ताकि इस स्थानीय राजनीति से वो मुक्त रह सके। और दूसरा यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया है अलग अलग समय में। ठीक है, मतलब राज्यपाल राज्य का कई जगह ऐसा नियुक्त किया, उसी क्षेत्र का राज्यपाल उसे बना दिया गया, या फिर मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया गया। राज्यपाल के पद की शर्तें, अब हम समझेंगे राज्यपाल के पद की शर्तें। संविधान में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया गया है। मतलब संविधान क्या करता है? राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण करता है। पहला, उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य, न तो वो पार्लियामेंट का हो और न ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। पहली बात, ठीक, संविधान ये उपबंध करता है या ये शर्त रखता है। दूसरा है, मतलब उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उसी तिथि से अपना पद छोड़ना चाहिए। उसे सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर मान लो है तो फिर उसे वो सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक, और जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है तब से उसे किसी संसद या विधानमंडल जो भी है उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसके अलावा संविधान में कहा गया कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बिना किसी किराए के उसे राजभवन यानी आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। इसके अलावा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। 5वां, यदि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे मान लो 2 राज्यों को एक साथ नियुक्त कर दिया तो ऐसा नहीं कि दोनों राज्यों का उसे मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा। फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार दोनों राज्यों में उस अनुपात में या जिस भी प्रकार से मिल करके उसका वेतन भत्ता और जो भी बनेगी वो देंगे। इसके अलावा राज्य कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये से बढ़ा करके 3,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। 2018 में ये संशोधन किया गया, 1,10,000 से बढ़ा करके 3,50,000 रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और मुक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब ये है कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी किया है उसकी साफ सफाई उसे या उसकी जानकारी उसे मतलब कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने नहीं देनी होती हैं। चाहे व्यक्तिगत क्रियाकलाप ही हो, उसकी मतलब ये है कि उसे उन्मुक्ति प्राप्त है। वो कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही, चाहे वो व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने की नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उसके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करता है, क्या कहता है कि निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और उसकी प्रतिरक्षा करेगा और स्वयं को राज्य की जनता के हित में और सेवा में समर्पित करेगा। राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्यपाल को शपथ
संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। शपथ उन्हें कौन दिलवाते हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसे शपथ दिलवाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में, अगर मान लो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि अन्य जज जो है वो दिलवाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद के दायित्वों का निर्वहन करने पर इस तरह की शपथ लेनी होती है। राज्यपाल की पदावधि। सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। मामला ये है कि सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, पदावधि की बात करें, कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है सामान्यतः राज्यपाल का, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। और इसके अलावा कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है राज्यपाल। उसे शपथ कौन दिलवाते हैं? उसे शपथ दिलवाते हैं जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के यानी HC के चीफ जस्टिस यानी CJ। तो HC के CJ जो है वो उन्हें शपथ दिलवाते हैं। और त्यागपत्र किनको देता है राज्यपाल? तो राष्ट्रपति को। और उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जिनको वो त्यागपत्र देगा। और वास्तव में 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन वास्तव में बात तो ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है। और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है, अच्छी बात नहीं है। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा और न ही कार्यकाल की निश्चिंतता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। देखिए, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सूर्य नारायण बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा। कब कहा? तो ऐसा कहा सूर्य नारायण बनाम भारत संघ 1982 के मामले में। और इससे पूर्व मैंने बताया कि 1,10,000 से इनका वेतन बढ़ाकर 3,50,000 के आसपास कर दिया राज्यपाल का प्रति माह। तो ये वेतन जो अधिनियम 2016 के तहत 2018 से प्रभावी हुआ था, 1 जनवरी 2016 से वित्त अधिनियम लाया गया और उस वित्त अधिनियम के तहत 2018 से प्रभावी हो गया। और इस अधिनियम ने राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेष अधिकार अधिनियम 1982 को संशोधित किया था। 1982 के अधिनियम में संशोधन करके 2016 में ये नियम बनाया गया और 2018 से जो प्रभावी हुआ। और वेतन की बात हमने पहले कर ली है। अब देखिए, संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं बनाई गई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। ठीक है, हटाने की कोई विधि नहीं है। इसलिए VP सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, VP सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 में क्या करती है कि सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लेती हैं। क्या करती है? VP सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 में, 1990 से 1 साल पहले, उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, अंततः कुछ राज्यपालों को बदला गया था जबकि कुछ को बनाए रहने दिया गया। ये प्रक्रिया 1991 में दोहराई गई जब VP सिंह के बाद जब PV नरसिम्हा राव सरकार में आए, VP और PV। तो 1991 में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और VP सिंह और चंद्रशेखर द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया था। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण कर न ले। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता की कोई स्थिति पैदा न होने पाए। राष्ट्रपति को जब ये लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। यथा
वर्तमान राज्यपाल का निधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो कोई विशेष उपबंध बना सकता है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसके लिए बारे में अध्यादेश जारी करके या जो भी तरीके से वो उपबंध बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। संबंधित कोई भी राज्य है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये काम सौंपा जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, अब हम समझेंगे राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी और वित्तीय न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। अब राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। कौन कौन से शीर्षकों के अंतर्गत? तो शक्तियां जो हैं ये हम करेंगे, एक तो कार्यकारी शक्तियों की बात, फिर करेंगे विधायी शक्तियों की बात, फिर वित्तीय शक्तियों की, फिर न्यायिक शक्तियों की। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को हम 4 शीर्षकों के अंतर्गत समझेंगे। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। पहला है कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्य सरकार के सभी जो भी कार्यकारी कार्य होते हैं वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे होते हैं। दूसरा, वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। ठीक है, ये राज्यपाल की शक्ति होती है कि वो राज्यपाल खुद ये नियम बना सकता है। इसके अलावा वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। मतलब कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और कार्यों में मंत्रियों में आवंटन जो है कार्य का, उसके लिए भी नियम बना सकता है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होगा। छत्तीसगढ़ में, एमपी में, झारखंड में और ओडिशा में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होगा। तो वहाँ पर एक जनजाति कल्याण मंत्री भी होता है जो जनजाति से संबंधित होता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास ये कार्यकारी शक्ति होती है कि वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को भी, अन्य मंत्रियों को भी और महाधिवक्ता को भी, और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है और वह निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करता है। उसकी सेवा शर्तें, कार्यावधि तय करता है राज्यपाल। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटा सकते हैं, वैसे उस उच्च निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। तो राज्यपाल किसे किसे नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद को, महाधिवक्ता को और लोक सेवा आयोग को, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको वो नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल हटा नहीं सकता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये इसकी कार्यकारी शक्ति है। 9वीं कार्यकारी शक्ति की बात करें तो यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। ये भी उसकी कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है और संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राज्यपाल करता है। ये भी उसकी कार्यकारी शक्ति है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और कार्यकारी शक्ति है 11वीं, वो है वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। वो खुद कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की उसकी नियुक्ति करता है। कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति वो करता है। जितनी भी राज्य की यूनिवर्सिटीज, राज्य के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ के कुलाधिपति के रूप में वो होता है, सबका अधिपति, और वह राज्य के कुलपति की नियुक्ति कर सकता है, कुलाधिपति वो होता है। ये तो थी इसकी कार्यकारी शक्तियाँ। अब समझते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। जैसे राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का सदस्य होता है और विधायिका का भी सदस्य वो होता है, उसी तरह से राज्यपाल विधायी शक्तियाँ उसकी ये होती है कि वो राज्यपाल विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। पहला, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। ठीक है। दूसरा, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। विधानमंडल जो होता है, लेजिस्लेटिव जो मंडल जो होता है, उसके प्रत्येक चुनाव के पश्चात यानी उसके बाद और पहले, प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। इसके अलावा वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसलों पर संदेश भेज सकता है। इसके अलावा जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ये इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों के छठे भाग को वो नामित कर सकता है। राज्य जो विधान परिषद जो होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य जो होते हैं उसके टोटल मेंबर्स के छठे भाग 1/6 पार्ट जो है उसको नामित कर सकता है। और किस आधार पर जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो उन्हें नियुक्त कर सकता है। इसका व्यावहारिक अनुभव हो। इसके अलावा राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के से एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद उसका निर्णय करता है। यानी विधानसभा सदस्य की निर्भरता जो है के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से बात करता है और फिर उस हिसाब से वो निर्णय करता है। और 8वीं उसकी विधायी शक्ति ये है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेज सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर उसके पास क्या शक्तियाँ रहती है, विधायी शक्तियाँ। देखिए, राज्य विधानमंडल ने कोई भी कानून पास किया और नहीं कोई भी विधेयक पास किया और राज्यपाल के पास भेजा, तो उस विधेयक को वो क्या कर सकता है? पहला तो वो विधेयक को स्वीकार कर सकता है, एक उसके पास ये विधायी शक्ति है। दूसरा ये है कि स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, ये उसकी विधायी शक्ति है। तीसरा ये है कि वो विधेयक जो है उस विधेयक को यदि धन विधेयक संबंधित विधेयक न हो तो वह विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक हो तो उसे स्वीकृति धन अनिवार्य हो जाती है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः परिवर्तन के यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः परिवर्तन के विधेयक के पास करा दिया जाता है तो राज्यपाल को उसकी अपनी स्वीकृति देनी होती है अनिवार्य रूप से। ठीक है। इसके अलावा उसकी विधायी शक्ति ये है कि विधेयक जो आता है उसके पास उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है और ऐसे मामले में उसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो तो वो विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। कब? जब अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो तो वो उसको रोक सकता है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो भी, या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो तो भी, इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी उसे रोक सकता है वो। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो भी उसे वो राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रोक सकता है। ठीक है। इसके अलावा जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वो औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। और किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त कर सकता है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? जब राज्य विधानमंडल जो भी है वो उसका सत्र न चल रहा हो तो वो औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। ठीक है। जब सत्र न चल रहा हो तब जो ऑर्डिनेंस वो निकालेगा
इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है, और ये राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी भी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण अध्यादेश का अधिकार है। इसके अलावा वह राज्यपाल के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार है। पहला, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्य जो बजट होता है उसको राज्य विधानमंडल जो है उसके सामने रखता है। दूसरा है कि धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सहमति होनी चाहिए राज्यपाल की, फिर जो है राज्य विधानसभा जो है वो धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके अलावा बिना उसकी सहमति से किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, उसकी सहमति होनी आवश्यक है। और चौथा, वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। अप्रत्याशित व्यय मान लो आ जाए, कोई सोच नहीं रखा ऐसा, तो ऐसी स्थिति में राज्य आकस्मिकता निधि से वह अग्रिम ले सकता है कुछ। अब देखिएगा, पांचवी उसके पास ये शक्ति है वित्तीय शक्तियों के रूप में कि पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा करने के लिए वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो राज्यपाल जो होता है वो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा कर सकता है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ किस प्रकार से है कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ इस प्रकार और निम्न प्रकार से हैं। पहली, राज्यपाल जो होता है राज्य के राज्यपाल को राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मतलब ये है कि राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश से निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति उसके पास होगी। मतलब कोई भी राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है उस शक्ति से संबंधित कोई सब्जेक्ट है, उस शक्ति के विरोध में मान लो कोई दोषी या अपराधी कोई है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को, वो या तो क्षमा कर सकता है या उसका प्रविलंबन कर सकता है, लंबा बढ़ा सकता है उसकी कार्यकाल को, मतलब राहत दे सकता है उसे, या विराम या परिहार रोक लगा सकता है, या परिहार का मतलब थोड़ा कम कर सकता है उसको, कठोर कारावास को कम अवधि में बदलना। इसके अलावा दंडादेश से निलंबन या परिहार या लघुकरण की शक्ति उसके पास होती है। यहाँ कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जैसे क्षमादान, लघुकरण। इनको समझना हो तो राष्ट्रपति के लिए जहाँ शब्द आए थे ना क्षमादान शक्तियाँ, अध्याय संख्या 17 में, वहाँ पर इनको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें सारी। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियों की बात करें, एक तो वो ये न्याय दिला सकता है किसी अपराधी को। दूसरी उसकी शक्ति ये है कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जा सकता है। इसके अलावा वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायालयों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है राज्यपाल। ठीक है। इसके अतिरिक्त वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अब हम राज्यपाल की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण और क्षमादान शक्ति का विस्तार से राष्ट्रपति की तुलना में अध्ययन करेंगे। और तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वीटो शक्ति क्या है, अध्यादेश निर्माण क्या है और क्षमादान शक्ति क्या है, राष्ट्रपति से किस प्रकार से भिन्न है, इनकी तुलना करते हुए हम अभी समझ लेते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति एक तरफ राज्यपाल। पहले मैं राष्ट्रपति का बताऊंगा फिर राज्यपाल का। देखिए, सामान्य विधेयकों से संबंधित
शक्तियों की बात करें तो प्रत्येक साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों, चाहे वो अलग अलग या संयुक्त बैठे हो, से पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस मामले में उसके पास 3 विकल्प होते हैं सामान्य विधेयकों में राष्ट्रपति के पास। वो कौन कौन से विधेयक? पहला, वो विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक। फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है और अधिनियम बनने के बाद वो कानून बन करके लागू हो जाता है कार्यपालिका के द्वारा, ठीक। या दूसरा है कि विधेयक को वो अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और वो अधिनियम नहीं बन पाएगा, ठीक। या तीसरी ऐसी स्थिति होगी कि यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी अवश्य हो जाएगी। इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार है, ठीक है, एक स्थगन वीटो का अधिकार है। राज्यपाल को समझते हैं। देखिए, साधारण विधेयकों के मामले में दूसरे साधारण विधेयकों को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर उसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो राज्यपाल के पास जो मतलब विकल्प होंगे वो क्या क्या होंगे? देखिए, पहला कि वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर विधेयक बना दे। विधेयक जो है स्वीकृति प्रदान करेगा तो विधेयक फिर बन जाता है अधिनियम। दूसरा, वो विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक को समाप्त हो जाएगा और अधिनियम बन पाएगा नहीं, सेम स्थिति हो गई। तीसरी, राष्ट्रपति से तुलनात्मक देखें तो विधेयक को बिना किसी परिवर्तन से फिर दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उसे स्वीकृति अवश्य देनी होगी। इस प्रकार राज्यपाल के पास केवल स्थगन का वीटो अधिकार है। सेम 3 स्थितियाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति में है। चौथी राज्यपाल की लिखी गई है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति की केवल के लिए सुरक्षित कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उसको रोक सकता है, बात ये है। तो ये था इनमें अंतर। अब देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर समझते हैं। जब राष्ट्रपति कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, राज्यपाल उसे सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति के लिए भी भेजता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अधिनियम बन जाएगा स्वीकृति देने के बाद। रोक सकता है तो विधेयक खत्म हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। और तीसरा, विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदस्यों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति से रोक देने के लिए बाध्य नहीं है। वह मतलब इसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वीकृत भी कर सकता है और नहीं भी। राज्य के विधेयकों के मामले में ऐसी स्थिति राष्ट्रपति के पास होती है। देखिए, राज्यपाल जो होता है उसकी तुलना करें। जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है, वो राष्ट्रपति के हाथ में है। फिर यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजता है तो उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, राज्यपाल बीच में नहीं आएगा। यही राष्ट्रपति स्वीकृति देगा और फिर अधिनियम बन जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक नहीं रह जाती है दोबारा भेजने के मामले में। अब देखिए, धन विधेयकों से संबंधित क्या मामला है राष्ट्रपति और राज्यपाल का। देखिए, संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। स्वीकृति दे ताकि अधिनियम बन जाए, ठीक। दूसरा, स्वीकृति न दे, विधेयक समाप्त हो जाएगा, और विधेयक समाप्त हो जाता है तब वो अधिनियम नहीं बन पाता है। राज्यपाल के मामले में धन विधेयक कैसे काम करते हैं? देखिए, जब कोई भी वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। वो स्वीकृति दे तो अधिनियम बन जाएगा, स्वीकृति न दे अधिनियम नहीं बनेगा, या राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रोक सकता है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता। वो स्वीकृति दे या नहीं दे या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रोक ले, 3 में से उसके पास और चौथा विकल्प नहीं है। राष्ट्रपति जो होता है, इस प्रकार धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पुनर्स्थापित होने के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। इस प्रकार जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। स्वीकृति देगा तो अधिनियम बन जाएगा, नहीं देगा तो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, जैसा कि संसद के मामले में होता है।
अब देखिए, राज्यपाल जो होता है उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा द्वारा प्रस्तावित विधेयक जो है स्वीकृति, मतलब राज्यपाल जो होता है उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा द्वारा प्रस्तावित वित्त विधेयक को स्वीकृति दे देता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति की विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती। जैसा कि मैंने बताया ऊपर, साधारण विधेयक में भी यदि राष्ट्रपति को स्वीकृति दे दे तो अधिनियम बन जाएगा। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। इसी तरह से अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों की तुलना करें हम, तो राष्ट्रपति किस तरह से अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल कैसे। देखिए, राष्ट्रपति की बात करेंगे पहले। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों या कोई सदन सत्र में न हो, तब वह अध्यादेश जारी करेगा। दूसरे उपबंध से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र चल रहा हो और कोई वित्त विधेयक जो दोनों सदनों से पारित करना है वो नहीं हो पा रहा है, दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो जानी है, और न कि एक सदन द्वारा विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। मतलब ये है कि अध्यादेश से प्रख्यापित करने के मामले में जब अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो, या तो दोनों ही ना हो या एक ना हो, तो ऐसी स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरे उपबंध से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो और कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, जब दूसरा सदन सत्र में न हो, तो फिर ऐसी स्थिति में कर सकता है। जबकि राज्यपाल के मामले में अध्यादेश के बारे में देखें तो राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है जब विधान सभा यानी एक परिषदीय व्यवस्था में सत्र में न हो या सत्र में बहुसदस्यीय व्यवस्था यानी विधानमंडल के सदन सत्र में न हो। ऐसी स्थिति में दूसरी व्यवस्था यह है कि कानून के अध्यादेश के बारे में लागू तब होती है जब केवल एक सदन यानी बहुसदनीय व्यवस्था सत्र में न हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, न कि एक सदन द्वारा, तो विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस ला सकता है। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए, ये शक्ति जो है वह क्षमादान के मामले में नहीं ध्यान रखिएगा। अध्यादेश के बारे में बात कर रहे हैं तो अध्यादेश के बारे में एक पॉइंट की बात की, अभी कुल 10 पॉइंट्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है अध्यादेश के बारे में। राष्ट्रपति अध्यादेश के बारे में क्या है कि वह अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक हो गया है। मान लो अर्जेंसी हो तो अर्जेंसी के मामले में राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस ला सकता है। राज्यपाल के बारे में क्या है, जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी कोई परिस्थितियां आ गई है कि तुरंत कदम उठाना जरूरी है तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। दोनों की स्थिति सेम है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखें अगर राष्ट्रपति के लिए तो वो है अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सहअस्तित्व में के समान शक्ति है, अर्थात वह उन्हीं विषयों का अध्यादेश जारी करता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। ठीक है, मतलब इसके अलावा किसी शक्ति पर विशेष अध्यादेश जारी करने की उसके पास शक्ति नहीं है। अध्यादेश निर्माण की राज्यपाल की शक्ति देखें तो अध्यादेश निर्माण की शक्ति राज्य परिषद के सहअस्तित्व के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मुद्दों पर विधानमंडल की विधि बनाने का अधिकार है। यानी विधानमंडल जिन मुद्दों पर विधि बनाएगा उन्हीं मुद्दों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति मतलब ये कि जो पार्लियामेंट या जो विधानमंडल जो जिस पर बनेंगे उस पर ही क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करेंगे अध्यादेश। चौथा पॉइंट दोनों के बारे में देखें तो चौथा पॉइंट राष्ट्रपति के बारे में कहता है कि उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उस तरह प्रभावी है जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। ठीक, इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या कहता है कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। ठीक है, पांचवा बिंदु कहता है कि संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं होंगी। राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम उसकी सीमाएं जिस प्रकार से होगी, अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करेगा उसकी सीमाएं भी वैसी ही होंगी।
इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बनाए सकने योग्य न हो। इसी तरह की स्थिति राज्यपाल के बारे में होनी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, देखिए, उसके द्वारा अध्यादेशों की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है। उसके द्वारा अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित सीमा से बाहर है तो फिर वो अवैध हो जाएगा। इसी तरह की शक्ति देखिए दोनों की है। अध्यादेश किसी भी समय वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और ऐसा राज्यपाल भी कर सकता है। इसके अलावा अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है कि वह विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है राष्ट्रपति। और अध्यादेश निर्माण की शक्ति जो है स्वैच्छिक राज्यपाल के मामले में भी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी विधि या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हो सकता है। मतलब अध्यादेश को वापस लेने का काम है वो राष्ट्रपति के मामले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर हो सकता है, और राज्यपाल के मामले में जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उसकी सलाह पर कोई भी अध्यादेश वापस लेने का काम केवल उसकी सलाह पर ही होगा। इसके अलावा उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों द्वारा सभापटल पर रखा जाना चाहिए। ऐसा ही राज्यपाल के बारे में होना चाहिए कि उसके द्वारा जारी आदेश को पुनर्निर्मित करने के लिए इसे विधानमंडल के दोनों सदनों यानी द्विसदनीय व्यवस्था के सामने प्रस्तुत करना है। द्विसदनीय व्यवस्था में ऐसा होता है। इसके अलावा देखें तो उसके द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के उपरांत समाप्त हो जाता है। 6 हफ्ते तक चलेगा। ये स्थिति में पहले भी समाप्त हो जाता है जब संसद के दोनों सदनों में उसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित हो जाए तब। यानी संसद के दोनों सदनों के सामने रखा गया और संसद दोनों सदनों ने उसे अस्वीकार कर दिया तो फिर वो समाप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 6 हफ्ते के बाद तो समाप्त हो ही जाना है, और स्वीकृति मिल जाती है तो फिर वो अधिनियम बन जाएगा। अब देखिए राज्यपाल के मामले में देखें तो उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्ते उपरांत समाप्त हो जाता है, या इससे पहले समाप्त हो सकता है अगर अस्वीकृति हो जाए। ठीक है। इसके अलावा अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है राष्ट्रपति को। और राज्यपाल के मामले में देखें तो उसे राष्ट्रपति से निर्देश के मामले में 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता वो। ठीक है। कौन कौन से मामले? यदि राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। ऐसे कई विधेयक जो हैं जिनमें राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है अध्यादेश के मामले में, तो ऐसी स्थिति में वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही कर पाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने। इसके अलावा यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो अवैध हो जाए तो ऐसी स्थिति में नहीं होगी। अब क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियों का अध्ययन हम कर लेते हैं। देखिएगा, केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए जाने के लिए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, इसके अलावा विराम या परिहार करने या अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति की होती है, वो कर सकता है। राज्यपाल हैं वो विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वो क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति हैं वह सजाए मौत का क्षमादान कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है। एकमात्र उसे ही ये अधिकार प्राप्त है कि वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर दे। राज्यपाल के मामले में क्या है कि मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य की विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा याचना करनी होगी। राज्यपाल इसे स्थगित नहीं कर सकता, सजाए मौत यानी फांसी को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये बात अलग है। इसके अलावा देखें तो सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त किसी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। और राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति प्राप्त है ही नहीं, क्योंकि सैन्य मामले जो हैं वो केंद्र के अधीन आते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान में राज्य में केंद्र की संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। राज्यपाल सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वो विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, मंत्रियों की सलाह के बगैर भी विवेक का इस्तेमाल करके कर सकता है। देखिए, राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम अनुच्छेद 154, 163 और 164 के उपबंधों को समझते हैं।
अनुच्छेद 154, 163 और 164 की हम बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 154 क्या कहता है। अब देखिए राज्यपाल जो है वो आता है राज्य सरकार छठे भाग के अंतर्गत 152 से 167 तक आता है। तो 152 से 167 तक में राज्यपाल आ जाता है बीच में, क्योंकि कार्यपालिका का हिस्सा है राज्यपाल, जैसा कि मैंने बताया शुरू में। तो 153 से 167, क्षमा कीजिएगा 152 तो साधारण है उसकी, 153 से 167 में 153 को छोड़ दें तो 154 में राज्यपाल के बारे में है, और 167 तक दो अनुच्छेद बीच में आ जाते हैं, 163 और 164, उनके बारे में भी राज्यपाल के बारे में संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए क्या कहा गया। देखिए 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होंगी? राज्यपाल में। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। इसके अतिरिक्त देखिए 163 क्या कहता है, वह अपने विवेकाधिकारों वाले कार्यों के अलावा, अनुच्छेद 163 में से लिखा गया है कि विवेकाधिकार वाले कार्य कौन से हैं, तो विवेकाधिकार कार्यों जो होते हैं उसके अलावा अपने कार्यों के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। विवेकाधिकार वाले कार्य 163 में लिखे गए हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की विधान मंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। राज्यपाल की विधान मंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी, 164 में लिखा गया है। ये उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। उपर्युक्त रूप से स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित दो प्रावधानों में भिन्न है। अब कौन से दो प्रावधान है जिनमें भिन्न है, तो देखिएगा, पहले कि संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उससे हर कार्य जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना होगा, जबकि राज्यपाल अपने विवेक से भी कर सकता है। दूसरी स्थिति ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता कर दी गई, 42वें संशोधन 1976 के बाद, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का उपबंध नहीं है। संविधान में स्पष्ट किया गया कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय जो है अंतिम होगा, वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में हैं। कौन कौन से विवेकाधिकार हैं? पहला कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना, ये उसका विवेकाधिकार है। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये विवेकाधिकार है। ठीक है, वो विधेयक को आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति से वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त प्रभार की शक्ति के रूप में बतौर प्रशासक के रूप में से कार्य करते समय शक्ति ये होती है। इसके अतिरिक्त देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजाति जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना। मतलब ये है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल जो भी नियुक्त होंगे, उन्हें खनिज उत्खनन उसके रूप में जो रॉयल्टी लगेगी उसकी सिफारिश राशि तय कर सकता है, जनजाति जिला परिषद को बता सकता है। यानी वो बता सकता है कि जनजातीय जिला परिषद जो होगी उसको कितनी राशि देनी होगी, रॉयल्टी उत्खनन के रूप में जो भी हो रहा है उसकी राशि तय कर सकता है वो। इसके अलावा राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। उपर्युक्त संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त ये सब निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकता है। अब संवैधानिक विवेकाधिकारों की बात हुई, उदाहरण के लिए संविधान में उल्लेखित विवेकाधिकारों की जानकारी है तो उसके बारे में संवैधानिक विवेकाधिकारों हैं। उसके अलावा राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकता है, जैसे राजनीतिक स्थिति के मामले में अप्रत्यक्ष निर्णय लेना। तो ये सब निर्णय निम्नलिखित मामलों में संबंधित हैं। पहला देखिए, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने के कारण या उसकी निश्चित उत्तराधिकारी न होने के कारण मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में वो कर सकता है, उसके पास शक्ति है। इसके अलावा राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने, मतलब ये कि राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में वो निर्णय ले सकता है।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तराधिकारी होते हैं। मतलब यह है कि इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। अब कौन से राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं? तो ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। इस प्रकार से देखिए, महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। इसी के अलावा देखिए तो गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। इसके अलावा देखिए नागालैंड, त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानूनी व्यवस्था के संबंध में। असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। मणिपुर राज्य की पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ शांति सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना। कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र यानी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। तो दोहरी भूमिका यहाँ पर उनकी तय की गई है। अब मैं आपको संवैधानिक अनुच्छेद बता देता हूँ। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 163 से लेकर के राज्यपाल के बारे में है, 153 से लेकर के बहुत सारे अलग अलग अनुच्छेद हैं। तो देखिए 153 से 167 तक में कौन कौन से अनुच्छेद राज्यपाल के बारे में है। देखिए 153 में लिखा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होते हैं। 154 में लिखा है राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ कौन सी हैं। 155 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है या कैसे होगी। 156 में लिखा है राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा। 157 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्त अर्हता क्या होगी। 158 में लिखा है राज्यपाल के लिए दशाएं क्या हैं। कार्यालय के लिए, राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं। 159 में लिखा गया है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। और 160 में लिखा गया कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 में लिखा है राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति। 162 में लिखा है राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की सीमा। और 163 में लिखा है मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग व सलाह देना। 164 में लिखा है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन। 165 में लिखा राज्य का महाधिवक्ता। 166 में लिखा राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। 167 में लिखा राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व। 174 में लिखा है 167 तक जो है राज्यपाल के बारे में काफ़ी अनुच्छेद। 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167। तो इसमें राज्यपाल से संबंधित पहला है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। 154 में कार्यपालक शक्ति, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में अर्हताएँ, 158 में राज्यपाल कार्यालय की दशाएँ, 159 में शपथ, 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य, 161 में राज्यपाल क्षमादान की शक्ति, 162 में कार्यपालक शक्ति की सीमा, 163 में मंत्री परिषद से सहयोग मिलेगा राज्यपाल को, उसकी सलाह लेना, ये सब चीज़ें 163 में है। 164 में लिखा है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, नियुक्ति, वेतन आदि। 165 में लिखा है राज्य का महाधिवक्ता क्या कौन कैसे होगा। 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। 167 में लिखा राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व होगा। 174 में लिखा राज्य विधायिका का सत्रावसान और उसको भंग होना। 174 गए 167 से हम। 174 में लिखा राज्य विधायिका का सत्र, उसका सत्रावसान, उसकी भंग करने की बात लिखी गई। 175 में है राज्यपाल का राज्य विधायिका की किसी अथवा दोनों सदनों से संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। 176 में लिखा है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। 200 में लिखा है विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना। ये जो जानकारी है वो जानकारी क्षमा कीजिएगा 200 में लिखी, विधेयक पर सहमति 200 में लिखी गई है। 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना 201 में लिखा गया है। 200 और 201 जो है सहमति से संबंधित, विधेयकों पर सहमति से संबंधित हैं। 213 जो है अध्यादेश के संबंध में शक्ति हैं, जैसा कि बताता हूँ मैं हमेशा। 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना लिखा गया है। और 217 में राज्यपाल जो है उसका हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है, जज जो है सीजे,
न्यायाधीशों यानी कि जजेज की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से एडवाइस लेना। और 233 और 234 जो है वो क्या है, 233 में लिखा गया है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 234 में लिखा गया है राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति। ठीक है, जिला न्यायाधीशों को छोड़ करके न्यायिक सेवा के लिए नियुक्तियां जो हैं इसमें लिखी गई हैं। इस प्रकार ये राज्यपाल द्वारा अध्याय जो है समाप्त हो गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पढ़ेंगे 31वां अध्याय, और मुख्यमंत्री को जो है हम पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है मुख्यमंत्री के बारे में, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे किसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं।